नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका चल पे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। एक बार के सामने मौत जहाँ पर चलेंगे। सबसे पहले और बड़ी अपडेट में आपको बताएंगे दोस्तों, कांग्रेस पार्टी ने आखिरकार कर्नाटका के अंदर अगले मुख्यमंत्री का ऐलान करते हुए देश के तथाकथित गोदी मीडिया को तगड़ा झटका दिया है। दोस्तों बताएंगे आपको, बीजेपी के नेता जो कांग्रेस पार्टी पर मुख्यमंत्री नहीं चुनने को लेकर निशाना साध रहे थे, सारे के सारे चुप्पी साध कर बैठ गए हैं। दोस्तों बताएंगे आपको किसको कांग्रेस पार्टी ने मुख्यमंत्री बनाने का फैसला लिया और उनके बैकग्राउंड के बारे में पूरी डिटेल में आपको जानकारी पहुंचाएंगे। दोस्तों इसके साथ में कल होने वाला है शपथ ग्रहण समारोह, इसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने एक के बाद एक कई सारे वरिष्ठ नेताओं को, देश के विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं को भेजा है आमंत्रण। बताएंगे आपको किस किस को बुलाया गया है। दोस्तों इसी के साथ में कर्नाटका में बीजेपी की जबरदस्त हार होना और मुस्लिम आरक्षण खत्म करने के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में बीजेपी को लगे झटके के बीच प्रधानमंत्री मोदी ने अपने मंत्रिमंडल में बड़े बदलाव किए हैं। दोस्तों बताएंगे आपको, कानून मंत्री को बदल दिया गया है। आखिर क्या है इसके पीछे बड़ा कारण, इसकी अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। और कर्नाटका के अंदर बीजेपी की हार के भाजपा के लोग 3 बड़े कारण बता रहे हैं। दोस्तों बताएंगे, चुनाव से पहले मुस्लिम समाज के लोगों को वोट नहीं करने की बात करने वाले बीजेपी के नेता अब अपनी हार के पीछे मुस्लिम समाज के लोगों के वोटिंग को बता रहे हैं कारण। बताएंगे दोस्तों क्या है पूरी रिपोर्ट। और इसी के साथ में उत्तर प्रदेश के नगर निगम के चुनाव में मिली शिकस्त के बाद मायावती की ओर से पार्टी की इमरजेंसी बैठक बुलाई गई थी। दोस्तों इस दौरान किन बातों पर चर्चा की गई है और किस तरीके के आदेश जारी किए गए, इसके अपडेट भी आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे, सभी बड़ी खबरों की तरफ सारी बड़ी जानकारी आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि कर्नाटका की जनता ने जो कांग्रेस पार्टी को प्रचंड बहुमत दिया है और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने सिद्धरमैया को चुनकर जनता के एस्पिरेशन को पूरा किया है, तो इस वीडियो को लाइक करके, लाल बटन दबाकर, चैनल को सब्सक्राइब करके, बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखिएगा दोस्तों। और आप लोग की क्या कुछ राय है, क्या सिद्धरमैया को बिल्कुल सही चुना गया है या फिर डीके शिव कुमार को अगला मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए था? आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। चलते हैं सबसे पहले और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें बीजेपी के लोग अपना मुख्यमंत्री चुनने के लिए कम से कम 7 से 8 दिन का समय लेते हैं और तब भी मुख्यमंत्री घोषित नहीं कर पाते। 15-15 दिन का समय लिया जाता है। ऐसे में दोस्तों कांग्रेस पार्टी ने मात्र 5 दिनों के अंदर अपने अगले मुख्यमंत्री का ऐलान कर दिया है। यानी गोदी मीडिया की बेचैनी को दूर करते हुए कांग्रेस पार्टी ने ऐलान कर दिया है, कर्नाटका की सियासत में नए मुख्यमंत्री को लेकर चल रही सारी खींचतान पर रोक लगा दी गई है। दोस्तों नए मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया का नाम आगे कर दिया गया है। सिद्धरमैया कल अपने डेप्यूटी डीके शिव कुमार के साथ में शपथ लेते दिखाई देंगे और उनके साथ कई और मंत्रिमंडल के सदस्य भी शपथ लेंगे। दोस्तों आपको बता दें कि 12 अगस्त 1948 में सिद्धरमैया का जन्म कर्नाटका के अंदर मैसूर जिले में हुआ था और इसके बाद उन्होंने पूरी जिंदगी जबरदस्त संघर्ष के बाद इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है। तालुका से लेकर विधानसभा तक उनका संघर्ष लगातार जारी रहा। 1978 में तालुका विकास बोर्ड के सदस्य बनकर आए थे और उसके बाद किसान आंदोलन से प्रभावित रहे। फिर आगे जाकर कर्नाटका में किसानों के लिए संघर्ष करते रहे और 1980 में मैसूर से लोकसभा का चुनाव लड़े और जीत नहीं पाए। 1983 में लोक दल के टिकट पर चामुंडेश्वरी विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और जीत कर आए। उन्होंने कांग्रेस पार्टी के केडी जयदेव राजा को हराकर चुनाव जीता था और इसके बाद मैसूर में ऐसे डेवलपमेंट के काम किए कि जनता ने उनको काफी आगे बढ़ाया। यहाँ तक कि SR बोम्मई सरकार में परिवहन मंत्री भी रहे। उसके बाद 1989 में जनता पार्टी के कई टुकड़े हो गए, जिसमें से जनता दल सेकुलर बना और समाजवादी जनता पार्टी बनी। इसके बाद सिद्धरमैया जनता दल सेकुलर में चले गए। उसके बाद 1991 के अंदर कोपल के निर्वाचन क्षेत्र से उन्होंने चुनाव लड़ा, लेकिन फिर से चुनाव हार गए। इसके बाद चुनावी हार से बेपरवाह सिद्धरमैया ने जनता दल के टिकट पर 1994 विधानसभा का चुनाव लड़ा और जीत कर आए और यहाँ से लगातार 3 बार उसके बाद लगातार चुनते आए दोस्तों। और उन्होंने HD देवेगौड़ा सरकार में वित्त मंत्री की जिम्मेदारी संभाली और उसके बाद 2004 आते आते JDS और कांग्रेस पार्टी गठबंधन सरकार में उप मुख्यमंत्री रहते हुए उन्होंने कई बड़े काम किए और एक बार ऐसी परिस्थिति आ गई कि JDS से उनको निष्कासित किया गया। इसके बाद 22 जुलाई 2006 को सिद्धरमैया ने सोनिया गांधी की उपस्थिति में कांग्रेस पार्टी ज्वाइन की और 2008 के विधानसभा चुनाव में वरुणा क्षेत्र से एक बार फिर से चुनाव जीत कर आए और उन्हें बाद में विपक्ष का नेता चुना गया। दोस्तों यही समय था जब उन्होंने बेंगलुरु से बेल्लारी तक की पदयात्रा निकाली। इसी पदयात्रा ने कर्नाटका की राजनीति में नया नेता दिया और इस दौरान सिद्धरमैया ने अपने दम पर 2013 में कांग्रेस पार्टी को बहुमत दिलवा दी और फिर से मुख्यमंत्री के तौर पर उन्होंने काम किया। 2018 में JDS के साथ कांग्रेस पार्टी ने गठबंधन की सरकार बनाई तो सिद्धरमैया को अहम जिम्मेदारी दी गई दोस्तों। ऐसे में बड़ी बात यह है कि सिद्धरमैया ने जिस तरीके का सफर किया है कांग्रेस पार्टी में, जिस तरीके से उन्होंने संघर्ष किया है, उसके बाद कांग्रेस पार्टी की ओर से ये बड़ा तोहफा उनको दिया गया है। एक अच्छे मुख्यमंत्री के तौर पर चुना गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताइए, क्योंकि जितने भी ओपिनियन पोल, एग्जिट पोल आए, सब में जब सवाल पूछा गया कि आप किसे मुख्यमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं, तो 45% से लेकर 50% लोग कहते थे कि हमें सिद्धरमैया अगले मुख्यमंत्री चाहिए। और यही उनकी लोकप्रियता का पैमाना है कि देश के बड़े बड़े मीडिया हाउस के सर्वे में सिद्धरमैया सबसे आगे थे दोस्तों। यही बड़ा कारण है कि सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री बनाया गया है, जबकि डीके शिव कुमार को अकेला उप मुख्यमंत्री बनाया गया है। साथ आपको बता दें कि अब सारी राजनीतिक पार्टियों को कांग्रेस पार्टी की ओर से लगातार निमंत्रण भेजा जा रहा है। जो जानकारी सामने आई है उसके अनुसार 20 मई यानी कल होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, भूपेश बघेल, अशोक गहलोत को निमंत्रण मिला है और कई नेताओं को और भी निमंत्रण दिया गया है दोस्तों।
जिसमें हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हैं, झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन हैं, एम.के. स्टालिन है, के. चंद्रशेखर राव है, ममता बनर्जी है, अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, तेजस्वी यादव, नीतीश कुमार, फारूक अब्दुल्ला, नवीन पटनायक का भी नाम शामिल है। कुल मिलाकर इन सारे नेताओं को आने के लिए कहा गया है। देखते हैं कितने नेता कल पहुंचने वाले हैं। दोस्तों 12:30 बजे के आसपास शपथ ग्रहण समारोह का टाइम फिक्स किया गया है। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने आपसी विवाद को दूर करते हुए सबसे पहले सिद्धरमैया और डी.के. शिव कुमार की तस्वीर शेयर की और उसके बाद दोस्तों एक और बड़े नेता जिनके मुख्यमंत्री बनने को लेकर चर्चा चल रही थी, जी परमेश्वर, उन्होंने कांग्रेस पार्टी का सरकार बनाने का क्लेम जाकर गवर्नर को दिया है। कर्नाटका विधानसभा चुनाव के मद्देनजर ये भी एक बड़ी अपडेट है, जहां पर जी परमेश्वर सीएम तो नहीं बने और न ही डिप्टी सीएम बने, लेकिन कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी की अगली सरकार बनने का दावा करने के लिए गवर्नर के पास पहुंचे हैं। दोस्तों एक बड़े दलित समाज के नेता है परमेश्वर, जिन्हें मंत्रिमंडल में जरूर रखा जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। ऐसे में आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ देश के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ और देश के कानून मंत्री के बीच में जबरदस्त संघर्ष कुछ दिनों पहले देखने को मिला था दोस्तों, जहां पर जजों की नियुक्ति को लेकर सरकार कह रही थी कि जजों को लेकर इंटेलिजेंस का इनपुट है, उनके खिलाफ गलत रिपोर्ट है, इसीलिए उनकी नियुक्ति नहीं होनी चाहिए। लेकिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट को भी जगजाहिर करते हुए बता दिया था कि कितने वेग ग्राउंड दिए गए थे जजों की नियुक्ति को रोकने के लिए, जिसके बाद सरकार के लोग जबरदस्त तरीके से भड़क गए थे और अब ये मामला इतना आगे बढ़ गया कि मोदी सरकार ने अपने केंद्रीय मंत्री को ही पद से हटा दिया है और नया मंत्री बना लिया है। यानी कानून मंत्री किरण रिजिजू की जगह मोदी सरकार ने नया कानून मंत्री बनाया है अर्जुन राम मेघवाल को, जिन्हें ये बड़ी जिम्मेदारी दी गई है। और उससे बड़ी बात यह है कि उनके डेप्यूटी को भी हटाया गया है, यानी कानून राज्य मंत्री के तौर पर काम करने वाले एसपी सिंह बघेल का भी मंत्रिमंडल बदल दिया गया है। दोस्तों किरण रिजिजू के बाद कानून राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को भी मंत्रालय से अलग कर दिया गया है, स्वास्थ्य मंत्रालय में अटैच कर दिया गया है, यानी स्वास्थ्य मंत्रालय के राज्य मंत्री बना दिए गए हैं। राष्ट्रपति भवन की ओर से दी गई सूचना में ये बातें कही गई है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। दरअसल दोस्तों आदेश में कहा गया कि भारत के राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह के अनुसार निर्देश देते हुए राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को कानून और न्याय मंत्रालय राज्य मंत्री के स्थान पर स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री के तौर पर नियुक्त कर रहे हैं। किरण रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्री बनाया गया है। यानी दोस्तों कर्नाटका चुनाव के रिजल्ट आने के बाद अब राजनीतिक रुझान आने शुरू हो गए हैं। यानी कर्नाटका के बीच चुनाव में सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचा था कि कर्नाटका की सरकार ने मुस्लिम आरक्षण को खत्म कर दिया है और 2% आरक्षण वोकालिगा समुदाय और 2% आरक्षण लिंगायत समुदाय का बढ़ा दिया गया है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट जब मामला पहुंचा तो कोर्ट ने कर्नाटका सरकार से पूछा कि क्या आपने सही में ऐसा डिसीजन लिया है। तो कर्नाटका की बीजेपी सरकार के वकील ये नहीं कह पाए कि उन्होंने सच में ऐसा निर्णय लिया है और कहने लगे कि अभी तो कोई आदेश जारी नहीं किया गया है, अभी तो ये लागू नहीं होगा। और यही बड़ा कारण था दोस्तों कि कर्नाटका के बीच चुनाव में दो बड़े समाज वोकालिगा समाज और लिंगायत समुदाय के लोगों को समझ में आ गया कि आरक्षण बढ़ाने के नाम पर उन्हें केवल गुमराह किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में जाकर सरकार ने कहा है कि उन्होंने अभी कोई आदेश जारी नहीं किया है, अभी इस पर रोक लगाया हुआ है। तो बीजेपी जो जनता से वोट मांग रही है, खासकर दो बड़े समाज से, वो कैसे बीजेपी को वोट दे, क्योंकि उन्हें तो गुमराह किया गया है। चुनाव प्रचार के दौरान कुछ और बातें कही जा रही है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर कुछ और बातें कही जा रही है और यही बड़ा कारण हो सकता है कि कर्नाटका चुनाव के खत्म होते ही 5 दिनों के अंदर कानून मंत्री बदल दिया गया है। दोस्तों आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जो बताएगा। साथ साथ कांग्रेस पार्टी ने ट्वीट करते हुए लिखा कि देश में गजब खेल चल रहा है। मोदी सरकार ने संसद में कहा कि सेबी अडानी की कुछ कंपनियों की जांच कर रही है। सेबी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि 2016 से अडानी ग्रुप की किसी भी कंपनी की जांच नहीं हो रही है, इनका आपस में ही तालमेल नहीं बैठता, ये देश चला रहे हैं, भगवान ही मालिक है। साथ साथ कानून मंत्री से जब मीडिया वालों ने सवाल पूछा उनको हटाए जाने पर, तो कहने लगे कि मैं चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी.वाई. चंद्रचूड़ जी का धन्यवाद करना चाहूंगा। यानी दोस्तों तंज भरे लहजे में ये बात किरण रिजिजू कह रहे हैं। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज एम.आर. शाह का कहना है कि उन्होंने प्रधानमंत्री की तारीफ करने को लेकर जो बात कही है इस पर उन्हें कोई पछतावा नहीं है। जस्टिस एम.आर. शाह ने सोमवार को रिटायरमेंट के दौरान ये बातें कही है। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी की प्रशंसा करने को लेकर उनकी जमकर आलोचना हुई थी। न्यायमूर्ति एम.आर. शाह 2018 में गुजरात उच्च न्यायालय में हीरक जयंती मनाने के कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री की जमकर तारीफ करते दिखाई दिए थे। दोस्तों साथ साथ उत्तर प्रदेश के अंदर एक और चुनाव में घमासान मचने वाला है। समाजवादी पार्टी ने विधान परिषद चुनाव के लिए पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर और रामकरण निर्मल को उम्मीदवार बनाया है। इस दोनों उम्मीदवार ने सपा नेता और कार्यकर्ताओं की मौजूदगी में वीरवार को नामांकन दाखिल किया है। हालांकि इस दौरान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव मौजूद नहीं रहे। इसके बाद अब मतदान 29 मई को सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक होने वाली है। वोटों की गिनती उसी दिन शाम 5 बजे की जाएगी। दोस्तों समाजवादी पार्टी ने मऊ निवासी पूर्व एमएलसी रामजतन राजभर को उम्मीदवार बनाकर पूर्वांचल की अति पिछड़ा वर्ग की जाति को साधने का प्रयास किया है। कुल मिलाकर दोस्तों इस चुनाव में जबरदस्त संघर्ष देखने को मिलेगा। साथ साथ पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी को बैन लगाया गया था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए
हुए इस बैन को हटा दिया है। इसके बाद कोर्ट ने पूछा कि आपने 32,000 लड़कियों के इस पूरे मामले में शामिल होने का दावा किया था, आपके पास कोई डेटा है क्या? इसका जवाब देते हुए फिल्म प्रोड्यूसर की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने डिस्क्लेमर को लेकर कहा कि 32,000 या इससे कम या अधिक संख्या में धर्मांतरण होने के दावे का समर्थन करने के लिए कोई विश्वसनीय आंकड़ा नहीं है और इस मुद्दे पर फिल्म केवल इसके काल्पनिक दावे को दिखा रहा है। ऐसे में डिस्क्लेमर को 20 मई को शाम 5 बजे तक जोड़ दिया जाएगा। वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने कहा कि फिल्म के टीजर में 32,000 लड़कियों को निशाना बनाए जाने वाली बातें थी, उसे हटा दिया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि फिल्म द केरला स्टोरी में उचित डिस्क्लेमर होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के इस आश्वासन को रिकॉर्ड में लिया है कि फिल्म द केरला स्टोरी पर कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। कुल मिलाकर दोस्तों ये जो दावा किया जाता है, इसी दावे की हकीकत लोग जानना चाहते थे, लेकिन फिल्म निर्माताओं के पास कोई जानकारी नहीं है और इसीलिए डिस्क्लेमर अब हटाने की बातें की जा रही है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर कांग्रेस पार्टी से जुड़ी हुई है दोस्तों, जहां पर कांग्रेस पार्टी के नेता रणदीप सिंह सुरजेवाला जैसे ही कर्नाटका के अंदर सरकार गठन की कार्रवाई पूरी कर दी, उन्होंने वैसे ही अपने पहलवानों से मुलाकात करने के लिए दिल्ली पहुंच गए। जंतर मंतर पर जाकर उन्होंने देश के पहलवानों से मुलाकात की और इस दौरान मोदी सरकार को जमकर अपने निशाने पर लिया है। रणदीप सुरजेवाला ने जिस तरीके से कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई है दोस्तों, उनका कांग्रेस पार्टी में कद भी काफी ज्यादा बढ़ गया है। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ राहुल गांधी ने भी प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी के लोगों पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने ट्वीट करते हुए कहा कि LIC का मार्केट कैपिटलाइजेशन मई 2022 में 5,48,000 करोड़ था, मई 2023 में 3,59,000 करोड़ बाकी रहा, यानी गिरावट 35% की हुई है। साहेब का बस एक ही फोकस, सेठ को कैसे बचाएं, चाहे जनता की मेहनत की कमाई लुट जाए या शेयर धारकों के पैसे डूब जाए, केवल एक ही उद्देश्य, एक ही लक्ष्य इनका दिखाई देता है। कुल मिलाकर दोस्तों राहुल गांधी ने फिर से मोदी सरकार को अपने निशाने पर लिया है। वही आपको बता दें कि कर्नाटका के बाद अब महाराष्ट्र के अंदर भी हलचलें तेज हो गई है। एनसीपी के चीफ शरद पवार के घर पर कुछ दिनों पहले हुई बैठक के बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन के नेताओं ने फैसला लिया है कि कर्नाटका विधानसभा चुनाव की तरह महाराष्ट्र के अंदर भी एक नई रणनीति के साथ मैदान में उतरा जाएगा। दरअसल 17 मई को महाविकास अघाड़ी गठबंधन के दो बड़े दल शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट और एनसीपी के नेताओं ने आपस में बातचीत की है। दोस्तों बताया जा रहा है कि बातचीत आने वाले चुनाव की रणनीति को लेकर की गई है। एनसीपी लगातार अपना जनाधार बढ़ाने के लिए कोशिश कर रही है। महाराष्ट्र में बीजेपी के सामने एक बड़ी चुनौती के तौर पर पेश करने की तैयारी चल रही है। विपक्ष का एक बड़ा गठबंधन बनाने का प्रयास किया जा रहा है, क्योंकि शिवसेना के 2 टुकड़े हो चुके हैं। ऐसे में नंबर के मामले में शरद पवार की एनसीपी ही महाविकास अघाड़ी गठबंधन में सबसे बड़ी पार्टी है। ऐसे में दोस्तों महागठबंधन के लोगों ने फैसला लिया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को जनता के बीच ले जाएंगे और बताएंगे कि कैसे महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सरकार गिराने के लिए साम दाम दंड भेद का प्रयोग किया गया है। शिवसेना चुनावी माहौल को गरमाने के लिए 19 जून का इंतजार कर रही है दोस्तों, जिसे लेकर तैयारी जोर शोर पर है। आपको बता दें कि 19 जून को शिवसेना का स्थापना दिवस मनाया जाता है और यही बड़ा कारण है कि दोनों शिवसेना गुट अपनी अपनी शक्ति दिखाएंगे। देखते हैं दोस्तों असली शिवसेना कौन सी है। वहीं पर कर्नाटका में कांग्रेस पार्टी कुछ नए ताबड़तोड़ फैसले के साथ कल सामने आ सकती है, जो जानकारियां दी जा रही है। साथ साथ यूपी के निकाय चुनाव में मिली करारी हार के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने पार्टी मुख्यालय पर छोटे बड़े पदाधिकारियों की बैठक बुलाई है। इस बैठक में बसपा सुप्रीमो मायावती ने कई दिशा निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा है कि हमारा वोट राज तुम्हारा नहीं चलेगा, ये अभियान गाँव में ले जाओ, गाँव में तेजी से ये अभियान चलाओ कि वोट हमारा राज तुम्हारा नहीं चलेगा। स्टेट कमेटी के गठन करने की बात कही गई है। सभी 18 मंडल में जिलों के पदाधिकारियों की बैठक लेते हुए मायावती ने कहा कि अब लोकसभा चुनाव की तैयारियों में मिशनरी लक्ष्य के साथ लगन में जुट जाओ। बसपा सुप्रीमो ने निकाय चुनाव में बीजेपी के द्वारा सरकारी मशीनरी का इस्तेमाल किए जाने को लेकर, दुरुपयोग किए जाने को लेकर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी और समाजवादी ने साम दाम दंड भेद जैसे घिनौने हथकंडे अपनाए हैं। उन्होंने कहा कि यह लोकतंत्र एवं भविष्य के लिए बेहद खतरनाक और दुखद मामला है। इसका जवाब लोकसभा के चुनाव में हम लोग देंगे, जनता मिलकर इसका करारा जवाब देगी। इस दौरान उन्होंने बैलेट पेपर से चुनाव होते तो अच्छी स्थिति होती है बयान दिया है। यानी दोस्तों मायावती खुलकर ईवीएम का विरोध नहीं कर रही हैं, लेकिन उन्होंने बैलेट पेपर का समर्थन किया है और ये आने वाले दिनों के अंदर किस तरीके की रणनीति बसपा की रहेगी उसके एक बड़े संकेत दे गया है दोस्तों। साथ साथ मध्य प्रदेश के अंदर पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ ने चुनावों से ठीक 6 महीने पहले बड़ी घोषणा की है। उन्होंने 500 रुपए में सिलेंडर और हर घर की एक महिला को 1500 रुपए प्रति माह देने की बात कही है। दरअसल दोस्तों पार्टी की ओर से एक बैठक बुलाई गई थी और इस बैठक में मैनिफेस्टो कमेटी को लेकर विस्तार से चर्चा की गई और कमेटी की बैठक में यह तय किया गया कि पार्टी को 2 बड़े निर्णय के साथ आगे जाने चाहिए। सबसे पहले ये कि 500 रुपए का सिलेंडर दिया जाएगा, 1500 रुपए हर महीने नारी सम्मान योजना के तहत दिया जाएगा और इसके बाद एक और बड़ा वादा किया गया कांग्रेस पार्टी की ओर से कि जिनके घरों में 100 यूनिट का बिजली बिल आएगा उसे पूरी तरीके से माफ कर दिया जाएगा और 100 से ऊपर अगर 200 यूनिट तक बिजली बिल आता है तो उसे हाफ
कर दिया जाएगा, यानी पहले 100 यूनिट को बिजली माफ और अगले 200 यूनिट तक बिजली हाफ होगी। कांग्रेस पार्टी के नेता ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस किया तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया वालों ने सवाल भी पूछा। इसका जवाब देते हुए कमलनाथ ने बताया कि उनकी जो कमेटी है, मैनिफेस्टो की कमेटी है, उन्होंने विस्तार से पूरे मामले पर रिसर्च किया है, डिटेल में जानकारी इकट्ठा की है। उसके बाद इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि ये 3 चीजें हैं जो हम जनता को डिलीवर कर सकते हैं और इसीलिए ये वादा हम मैनिफेस्टो के तहत जनता के बीच में लेकर आएंगे, लेकिन उससे पहले लोगों को भी ये चीजें पहुंचाना चाहते हैं। साथ साथ दोस्तों, हरियाणा के अंदर भी कांग्रेस पार्टी 2024 के चुनाव को लेकर बड़ी तैयारी कर रही है। दिल्ली निवास पर रोहतक से अनिल सैनी, विजेंद्र हुड्डा, महावीर सैनी, जोगिंदर सैनी, राघवेंद्र पवारिया और कई सारे बड़े नेता कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए हैं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि आप सभी लोगों का कांग्रेस पार्टी में बहुत बहुत स्वागत है, आप लोग कांग्रेस पार्टी को आगे बढ़ाइए। वहीं पर अखिलेश यादव बोले, कहा यूपी SSC के ग्राम पंचायत अधिकारियों के विज्ञापन के नियम अनुसार ओबीसी की 27% की जगह 9.5% पद प्रकाशित किए जाने के मामले में तुरंत संज्ञान लेते हुए भाजपा सरकार द्वारा ओबीसी के हक मारने के खिलाफ आंदोलन किया जाए। भाजपा की आरक्षण विरोधी सोच हर बार सामाजिक न्याय के आड़े आती है। अखिलेश यादव ने ये जोरदार निशाना साधा है। दोस्तों, वहीं पर बीजेपी के लोगों को 2024 के चुनाव में भगवान राम से ज्यादा उम्मीद है। अयोध्या पहुंचे मंत्री जितिन प्रसाद ने सर्किट हाउस में विभागीय अधिकारियों के साथ बैठक की है। इस दौरान उन्होंने राम पथ के निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों को आ रही समस्या पर कहा कि उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि बरसात के पहले राम पथ का निर्माण किया जाना चाहिए और इसके साथ ही दिन रात काम करते हुए 3 शिफ्ट में ये पूरा करिए। जितिन प्रसाद ने अयोध्या नगरी खास महत्व रखती है, इस तरीके का बयान दिया है। दोस्तों, जितिन प्रसाद ने कहा कि अयोध्या में विश्व स्तरीय सुविधा देने का जो एक परिकल्पना की गई है और सीएम योगी ने जो स्पष्ट निर्देश दिए हैं, यह हम लोग सुनिश्चित करेंगे और जल्द से जल्द कार्यों को पूरा किया जाएगा। लोकसभा चुनाव को लेकर जितिन प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लोकसभा का चुनाव होगा, भारत की जनता का आशीर्वाद मिल रहा है। जितिन प्रसाद ने संकेत दिए हैं कि लोकसभा का चुनाव राम लला के मंदिर के नाम पर ही लड़ा जाएगा। कुल मिलाकर दोस्तों, बीजेपी के लोग दिसंबर के आसपास राम मंदिर निर्माण पूरा हो जाएगा इस उम्मीद में बैठे हुए हैं और इसके बाद आप जानते हैं कि राम मंदिर के नाम पर वोट मांगे जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ बुलडोजर की कार्रवाई को लेकर तथाकथित मीडिया वाले दोस्तों जमकर जश्न मनाते रहते हैं। जब उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश के अंदर कोई ऐसी घटना सामने आती है, प्रशासन अपना बुलडोजर चलाता है। खासकर मुस्लिम समाज से जुड़ा अगर कोई व्यक्ति हो और उसके घर पर चल रहा हो तो मीडिया वाले जिस तरीके का माहौल बनाते हैं उसे लेकर कई लोगों में नाराजगी देखने को मिलती है। और ऐसे में एक नया मामला सामने आया है, जहां पर राजस्थान के अंदर पाकिस्तान से आए कुछ हिंदू शरणार्थियों के घर पर प्रशासन की ओर से बुलडोजर चलाया गया, जिसके बाद टिप्पणी करते हुए तथाकथित पत्रकार अपनी नाराजगी व्यक्त कर रहे हैं। इसके बाद लोगों ने उनके पुराने बयानों को याद दिलाया है। जैसे एक पत्रकार है मीनाक्षी जोशी, उन्होंने राजस्थान के मामले को लेकर कहा कि भीषण गर्मी में सिर से छत छीन ली गई, इन्हें सड़क पर मरने क्यों छोड़ दिया, पहले पाकिस्तान में प्रताड़ित फिर भारत में भी प्रताड़ना, यह अमानवीय है। राजस्थान की गवर्नमेंट को टैग करते हुए बातें कही गई है दोस्तों। इसके बाद लोगों ने उनका एक पुराना ट्वीट उन्हें दिखाया है, जिसमें उन्होंने कहा था कि बुलडोजर धर्म नहीं देखता, अवैध निर्माण हटाता है। यानी दोस्तों, भाजपा की सरकार जब बुलडोजर चलाती है और आप जानते हैं कि बुलडोजर की कार्रवाई कैसे की जाती है, तो यही मीडिया वाले जश्न मनाते दिखाई देते हैं और अब इस मामले पर अपना विरोध जता रहे हैं। बड़ी बात यह है कि बीजेपी के लोगों को समझना चाहिए कि बुलडोजर अगर किसी के घर पे चले और किसी समाज का भी हो, उसके लिए प्रताड़ना है, लेकिन एक तरीके के बुलडोजर चलने का जश्न मनाना कहीं न कहीं मानवता के खिलाफ है। आप लोग किस पर जो भी राय हो दोस्तों लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ एक और बड़ी खबर की माने तो बिहार के अंदर बीजेपी के लोग 2024 के चुनाव के मद्देनजर कास्ट समीकरण को फिट करने की कोशिश कर रहे हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए RCP सिंह जब बिहार पहुंचे तो बिहार के अंदर बीजेपी कार्यालय में उनका स्वागत किया गया और इस दौरान सुशील मोदी बोले, कहा लव भी बैठा है, कुछ भी बैठा है, यानी कुर्मी और कोयरी समाज दोनों के नेता हमारे साथ बैठे हैं और दोनों का समर्थन हमको है। इस तरीके का बयान बीजेपी के नेता बिहार में दे रहे हैं दोस्तों। यानी नीतीश कुमार के कोर वोटरों को अपने साथ में लाने का प्रयास बीजेपी 2024 के चुनाव के मद्देनजर कर रही है और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने बिहार के अंदर सम्राट चौधरी को अपना प्रदेश का अध्यक्ष बनाया है और उसके बाद RCP सिंह को पार्टी में लाकर इसी समीकरण को साधने के प्रयास किए जा रहे हैं। साथ साथ दोस्तों, राजस्थान के अंदर जमीनी स्तर पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छे संकेत नहीं है। आपको बता दें कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के समर्थक एक दूसरे के आमने सामने आ गए, जिसके बाद हाथापाई की खबर सामने आई है। अजमेर शहर में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के 2 गुट आपस में भिड़ गए। जानकारी के अनुसार दोनों गुट ने एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी की है। सारे घटनाक्रम का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। जो खबर सामने आई है उसके मुताबिक पार्टी की सह प्रभारी अमृता धवन पार्टी की बैठक लेने के लिए वो पहुंची थी, लेकिन इस दौरान जबरदस्त तरीके से गुटबाजी देखने को मिली है दोस्तों। नारेबाजी की गई है। एक और उप मुख्यमंत्री रह चुके सचिन पायलट के समर्थक थे तो दूसरी ओर अशोक गहलोत के समर्थक। नारेबाजी से मामला इतना आगे बढ़ गया कि मारपीट भी होने लगी और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है। हालांकि कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने कहा कि मामला अब शांत है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि क्या राजस्थान के अंदर वाकई सचिन पायलट जो विरोध कर रहे हैं वो केवल रैलियों तक ही है या फिर उससे पार्टी को नुकसान हो रहा है। इस पर कहीं ना कहीं ऑर्गेनाइजेशन के लोगों
को जवाब देना चाहिए। आप लोग की जो भी राय हो लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ दोस्तों, देश के नए कानून मंत्री बनाए गए अर्जुन सिंह मेघवाल को लेकर श्रीनिवास बीवी ने ट्वीट करते हुए वीडियो शेयर किया और कहा कि देखिए, हमारे देश के नए कानून मंत्री है जो भाभी जी पापड़ बेच रहे थे कोरोना खत्म करने के लिए। सांसद केशव प्रसाद मौर्य बोले, कहा पराजय के धनी सपा बहादुर श्री अखिलेश यादव जी की पार्टी सपा विधानसभा परिषद के उपचुनाव में प्रत्याशी उतार कर नगरीय निकाय चुनावों में करारी शिकस्त के बाद एक और सुनिश्चित पराजय के लिए अग्रिम बधाई। जिस पर आईपी सिंह ने ट्वीट करते हुए लिखा कि अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांकते केशव, खुद का 2 चुनाव हार गए, क्षेत्र से मटिया मेट हो गए, अमित शाह की दया से कुर्सी मिली, यदि स्वाभिमान जीवित है तो इस्तीफा देकर चुनाव लड़कर विधानसभा में आओ। मैं जानता हूँ लिखना पढ़ना भी नहीं जानते ये सोशल मीडिया चलाने वाले, डुबा देंगे। केशव प्रसाद मौर्य को लेकर दोस्तों ये तंज समाजवादी पार्टी के नेता ने कसा है। वहीं पर बिहार सरकार को एक और झटका, फिलहाल जातीय जनगणना पर जो कोर्ट ने रोक लगाई है, यानी हाई कोर्ट ने जो रोक लगाई है, उस पर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है कि वह इस फैसले को नहीं बदलेंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आप लोग को ये खबर अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जोड़ लिखेगा। हमारे साथ जुड़े दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।